हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या था। तो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, दिए हुए वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन ये है, इंटरनेट वैश्विक डैश और डैश का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो ये खाली जगह है यहाँ पे हमें फिलअप करना है। ठीक है, तो ये जो है ना, इंटरनेट जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है, क्योंकि देखो इंटरनेट को आज के ज़माने में कोई भी यूज़ कर सकता है, तो इसलिए इंटरनेट जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण बन चुका है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व सोवियत संघ के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ठीक है, जो पुराना यूएसएसआर था उसके दो गणराज्य थे जिसमें अलगाववादी हिंसक आंदोलन चले थे। उनके नाम ये हैं, पहले जो था वो था चेचन्या। ठीक है, और जो दूसरा था वो था दागिस्तान। पहला था चेचन्या और दूसरा था दागिस्तान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिनमें सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे था। ठीक है, देखिए हमें दो क्षेत्रों की पहचान करनी है, फील्ड्स की पहचान करनी है, फील्ड्स की। इसमें हमें कंट्रीज के नाम नहीं बताने, फील्ड्स की। यानी पहला फील्ड कौन सा था, पहला था प्रौद्योगिकी। ठीक है, मीन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा क्या था, आधारभूत ढांचा। क्या था, आधारभूत ढांचा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। नहीं था, परिणाम नहीं था। क्वेश्चन को एग्जाम में आपको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन ए है, कई नए देशों का उदय हुआ, रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई। तो जो इसका ऑप्शन है वो बी है, यानी रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरा कीजिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के डैश और डैश नामक शहरों पर 2 परमाणु बम गिराए। यानी यहाँ पे आपको 2 शहरों के नाम लिखने हैं। पहला जो शहर था उसका नाम था हिरोशिमा। ठीक है, ये तो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, हिरोशिमा, और दूसरा नागासाकी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के और में है। ठीक है, या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए। देखिए इसका जो और पार्ट है वो ये कह रहा है, 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध डैश आदर्शों और डैश समाज की जरूरत से प्रेरित था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, समाजवादी आदर्शों से। इससे समाजवादी आदर्शों से। ठीक है, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था और डैश समाज की जरूरत से प्रेरित था, मीन्स समता मूलक। यहाँ पे आएगा समता मूलक। ठीक है, समता मूलक। क्वेश्चन नंबर 6, आसियान के झंडे में दर्शाया गया वृत्त किस बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है। ठीक है, तो यानी जो आसियान का झंडा है ना, उसमें जो वृत्त है वो ना एकता का प्रतीक है। हमेशा ध्यान रखना, एकता का प्रतीक है। ठीक है, एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये देखिए, युद्ध का खतरा ऑप्शन है, बी में है सुरक्षा को खतरे, सी है प्रौद्योगिकी का विकास, और डी है संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। यानी हम इसके ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, क्योंकि ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथन को ठीक करके अपनी उत्तर पुस्तिका में दोबारा लिखिए। देखिए बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन में ही फंसते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसको आप थोरली पढ़िए। ठीक है, एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तभी आप ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे।
देखिए क्या कह रही है, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया, ठीक है, तथा इसे क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को मानने को विवश किया गया क्योंकि भारत में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक नहीं था। ये स्टेटमेंट जो दी गई है हमें, ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो थोड़ी गलत है, तो इसको हमें सही करना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि भारत को ना क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा गया था, विवश नहीं किया गया था, विवश नहीं किया गया था, उन्हें मुक्त रखा गया था। तो यहाँ पे आएगा मुक्त रखा गया था और मानने को विवश नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, यानी इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे युद्ध रोकना, ठीक है, युद्ध को रोकना, है ना, और दूसरा है शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना, ठीक है। तीसरा है राज्यों में सहयोग स्थापित करना, यहाँ पे राज्यों का मतलब कंट्रीज से है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का है, आप 1 लिखोगे तो चल जाएगा, 2 लिखोगे तभी भी चल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के लिए बेहतर है और क्यों? सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध अथवा उसके साथ काम करना। देखिए इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, लेकिन मैं बस आंसर के लिए बता रहा हूँ कि भारत को ना ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनके पास जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठाकर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 10वां क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो आइए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। जो 11वां क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है चीन नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सका, संघर्ष के दौरान सोवियत संघ ने भारत के विरुद्ध सहायता की, और ऑप्शन डी चीन ने अपनी सेनाओं को पहले भारत से वापस लिया। तो इसका सही ऑप्शन है संघर्ष के दौरान सोवियत संघ ट्रस्ट बना रहा था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने किस प्रकार देसी उद्योगों को संरक्षण देने की कोशिश की, यानी किस प्रकार? देखिए इसका जो आंसर है वो है, सरकार ने क्या करा था, सरकार ने आयात पर भारी शुल्क लगाया था, भारी शुल्क लगाया था, ठीक है। सरकार ने आयात पर भारी शुल्क लगाया था और लोगों के समक्ष आयात के विकल्प भी रखे थे, सरकार ने आयात के विकल्प भी रखे थे। अब देखिए आयात के विकल्प भी थे, अब देखिए कैसे, यानी जब हमारी कंट्री में सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे? यानी पहला क्या था, सरकार ने आयात पर भारी शुल्क लगाया था। इसका मतलब ये है कि जो विदेशी प्रोडक्ट्स से उस पर कंट्री में हमारी कंट्री में आने से टैक्स लगाया गया था, हैवी टैक्स। अब जब हैवी टैक्स लगेगा तो वो हमारी कंट्री जो है उसको कम वो करेगी, इंपोर्ट करेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो सामान बन रहे हैं, यानी हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो ज़्यादा फैलेंगे फूलेंगी, ठीक है, तो फिर उनका ज़्यादा विकास होगा। और क्या था कि जो प्रोडक्ट विदेश से मंगाए जाते थे ना, जो प्रोडक्ट विदेश से मंगाए जाते थे, अब वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी बनने लगे थे, ठीक है, यानी आयात के विकल्प भी रखे थे, ठीक है। तो इसके आप 2 पॉइंट डाल सकते हो, वैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप एक भी डालोगे तो सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप जानते होंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1951 में गठित भारतीय जनसंघ के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नेताओं के नाम बताइए, ठीक है। 1951 में गठित भारतीय जनसंघ के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नेताओं का नाम बताइए। तो जो पहले नेता थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और दूसरे कौन थे? दूसरे का नाम था पंडित
दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, ठीक है। पहले लीडर का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे का नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मई 1974 में भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट करने के कारण को उजागर कीजिए। यानी जब भारत ने 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया था तो उसके कारण क्या थे, भारत ने क्या कारण दिए, ठीक है। तो इसका जो कारण दिया गया था कि भारत जो है ना वो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किस लिए करेगा, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भारत करेगा शांति प्रयोग के लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेगा, ठीक है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ये भारत ने कारण दिया था इसका, ठीक है। तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। बहुजन समाज के सशक्तिकरण का प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक किसे समझा जाता है, ठीक है, यानी जिसने बीएसपी की स्थापना की थी, बहुजन समाज पार्टी की, तो इनका नाम है कांशीराम, ठीक है, कांशीराम। इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन करने के किसी एक कारण को स्पष्ट कीजिए। यानी असम में जो आंदोलन चल रहे थे, यानी जो असम स्टेट में जो अदर स्टेट के लोग आ जाते हैं, जैसे कोई बिहार से आ गया, ठीक है, महाराष्ट्र से आ गया, मध्य प्रदेश से आ गया, तो असम लोग क्या करते थे, उनका विरोध करते थे। तो उनका कारण क्या है ये बताइए। तो उनका जो कारण है ना, देखिए, उन्हें पहला कारण है कि जो असमी लोगों को ना नौकरी और गरीब होने का डर था, ठीक है, गरीब होने का डर था, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि मूल असमी लोगों को अल्पसंख्यक हो जाने का भी डर था। यानी मान लो कि असम में असमी लोगों की आबादी बहुत कम है, असमी लोगों की आबादी बहुत कम है, ठीक है, और वहाँ पे अगर दूसरे स्टेट के लोग बस जाएंगे तो उसी असम तो इसीलिए ना असमी लोगों को डर था कि वो अपने ही स्टेट में अल्पसंख्यक ना बन जाए, यानी माइनॉरिटी ना रह जाए वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन क्यों किया, हमें इसका कारण बताना है, ठीक है। जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन क्यों किया गया। देखिए, इसका मुख्य जो कारण था ना कि आपातकाल लगा था उस वक्त, ठीक है, आपातकाल था, आप लोगों को ये पता होगा, यानी इमरजेंसी थी उस वक्त, ठीक है। तो यानी वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो सही थी या अथवा गलत थी, ठीक है, सही थी या अथवा गलत थी, तो उसकी जांच के लिए लगाया गया था। तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के गिर जाने के मूल कारण का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, यानी मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी वो जो गिर गई, तो उनका मूल कारण क्या था। देखिए, पहला ये था कि इनके पार्टी के बीच में समन्वय नहीं था, ठीक है, समन्वय नहीं था, ठीक है, और इनकी पार्टी के भीतर ना सत्ता की खींचतान चलती रहती थी, ठीक है, सत्ता की खींचतान चलती रहती थी। और इनके पास जो सबसे बड़ा इनका फॉल्ट था वो ये था कि इनके पास दिशा नेतृत्व नहीं होता था, ठीक है, इनके पास दिशा नेतृत्व की कमी होती थी कि हमें कब कौन सा प्रोग्राम चलाना है, कब क्या करना है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये भी इसका एक मेजर फॉल्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 1967 के 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उठाए गए कदमों द्वारा इंदिरा गांधी की किस मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती थी, ठीक है। यानी आपको पता है कि 1967 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। तो फिर जो इंदिरा गांधी थी उस वक्त किन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती थी, ठीक है। तो वो क्या था, जो इंदिरा गांधी थी वो स्वयं को गरीबों का मसीहा साबित करना चाहती थी, ठीक है, गरीबों का मसीहा, ठीक है, और वंचितों के रक्षक, ठीक है। तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक MCQs क्वेश्चन करवा रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और ठीक है 1 मार्कस क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब चलते हैं 2 मार्कस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है,
कि स्तंभ ए में दिए गए तथ्यों का स्तंभ बी के दिए गए तथ्यों से मिलान कीजिए। यानी ये वन ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, इनके इसका मिलान करना है। देखिए, नक्सलवादी आंदोलन का नेता का एक नेता, अब इसमें देखिए कौन हो सकता है, फखरुद्दीन अली अहमद, जगमोहन लाल सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या चारू मजूमदार। ठीक है, तो यानी कौन थे, चारू मजूमदार थे, आपको याद होगा चारू मजूमदार, यानी यहाँ पे आप लिखिए फर्स्ट का डी। ओके, सेकंड में देखिए 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे। देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड का क्या हो सकता है, ऑप्शन में पढ़िए, फखरुद्दीन अली अहमद हो सकते हैं, या जगमोहन लाल सिन्हा हो सकते हैं, या जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं। यानी इसके कौन थे, जयप्रकाश नारायण, तो यहाँ पे सी। अब थर्ड में देखते हैं, 12 जून 1975 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, वो थे, कौन थे वो बताइए, वो थे फखरुद्दीन, सॉरी वो थे जगमोहन लाल सिन्हा। कौन थे वो, जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, तो इसका बी हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ, अब देखिए अब लास्ट में ये बच गया फखरुद्दीन अली अहमद, तो इसका आंसर ये हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ये मिलान करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वैश्विक सुरक्षा की धारणा को जन्म देने वाले प्रमुख कारण को उजागर कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, पहला जो कारण है इसका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्लू। तीसरा क्या है, इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, ये आप 3 पॉइंट लिखोगे तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे और इन पॉइंट्स को एलोबरेट भी करना है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 संस्थापक नेताओं के नाम, 4 संस्थापक जो नेता थे उनके नाम लिखने हैं। देखिए अगर आप एग्जामिनर के नज़र में अच्छा बनना चाहते हो तो नेताओं के साथ उनके कंट्री का भी नाम लिख दो। ठीक है, नहीं तो आप नेताओं के नाम भी लिख सकते हो ओनली। ठीक है, देखिए इसमें 4 नेता थे, कौन कौन से थे, देखिए एक पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे कौन थे, सुकुर्णो। कौन थे, सुकुर्णो थे दूसरों। ठीक है, सुकुर्णो थे दूसरों। तीसरे कौन थे, तीसरे थे गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर। और जो चौथे थे वो थे वामे एन क्रूमा, वामे एन क्रूमा। अभी मैं इनके वो भी बताऊंगा कंट्रीज, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है कौन से, इंडिया से। सुकुर्णो थे वो थे इंडोनेशिया से। ठीक है, और जो गमाल अब्दुल नासिर थे वो थे मिस्र से, मिस्र से। ठीक है, और जो वामे एन क्रूमा थे वो थे घाना से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नेताओं के भी नाम हो गए और 4 कंट्रीज के भी नाम हो गए। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्र संगठन है, किन्हीं 4 उपयुक्तों तर्कों द्वारा इस कथन को न्यायिक राजनीति में देखेंगे कि इसके 2 मेंबर यानी ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं और बहुत सारे जो इसके मेंबर हैं वो किसमें हैं, अस्थायी सदस्य भी हैं यूएन में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में। चौथा क्या है, तकनीकी ताकत, यानी हम देखें तो ये अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में भी माहिर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी 4 कारण है कि ये इसके 4 पॉइंट्स हैं जो साबित करता है कि यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25वां क्वेश्चन बोल रहा है
भारतीय जनसंघ की विचारधारा की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारतीय जनसंघ की 4 विशेषधारा वो का वर्णन करना है। तो देखिए, इसकी तो पहली विचारधारा थी ना, वो अमेरिका से अच्छा संबंध चाहती थी, अमेरिका से अच्छा संबंध चाहती थी भारत के लिए। ठीक है, दूसरा क्या था, इसने ना एक देश एक संस्कृति, एक देश एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र पर जोर दिया था। ठीक है, तो इसका ये दूसरा कारण इसका ये हो गया। तीसरा कारण क्या है इसका, पार्टी परमाणु हथियारों के निर्माण की वकालत करती थी, यानी उसके फेवर में थी। चौथा क्या बोलेंगे हम कि पार्टी अंग्रेजों के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने की पक्षधर थी, यानी वो अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी भाषा को बनाना चाहती थी। ओके, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने आपको ये डिक्टेट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, भारत की परमाणु नीति की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, ठीक है, तो जो इसकी पहली विशेषता है वो क्या है, पहली विशेषता है इसकी शांतिपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ये उपयोग करेगा भारत। दूसरा क्या है, भारत ने परमाणु अप्रसार तथा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इन्हें भेदभाव मानता था। ठीक है, और भारत, ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, भारत परमाणु शक्ति को पहले प्रयोग ना करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध भी था। और चौथा पॉइंट हम इसका बोलेंगे, भारत ने मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किए तथा यह प्रदर्शित किया कि वह सैनिक उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। तो आप इस प्रकार से इसके 4 पॉइंट्स दे सकते हैं, नहीं तो आप बुक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खुद का माइंड लगा कर भी। ठीक है, इन दोनों में से हमें एक ही क्वेश्चन करना था। ठीक है, जितना मैंने भी आप लोगों को करवाया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए आप वेट करें, और मैंने आपको जितना करवाया है उसको सॉल्व